आज की बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता में मचे बवाल की। कोलकाता में मेसी को देखने पहुंचे फैंस भड़क गए। स्टेडियम में इंतजाम इतने खराब थे कि हालात बेकाबू हो गए। दीदी का पूरा सिस्टम फेल हो गया। मेसी पर बंगाल के इंतजाम की पोल खुल गई। जिस प्रोग्राम की तैयारी लंबे समय से की गई थी, उसका ऐसा अंजाम होगा इस बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। कोलकाता से जैसी तस्वीरें सामने आई, उससे लगा कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है। ममता बनर्जी से कोलकाता कंट्रोल नहीं हो रहा है। कोलकाता के स्टेडियम में बवाल क्यों मचा, उसकी एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में आपके लिए। स्टेडियम में फैंस कुर्सियां तोड़ रहे हैं, पानी की बोतलें फेंकी जा रही हैं, ग्राउंड में लगे टेंट को उखाड़ा जा रहा है, स्टेडियम में मौजूद लोग डंडों से तोड़फोड़ कर रहे हैं। सॉल्ट लेक स्टेडियम में भीषण बवाल मचा है। फैंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। दर्शकों ने जोर जोर से हूटिंग की। पुलिस और अधिकारियों पर बोतलें और पानी के पैकेट फेंके गए। पुलिस हालात को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन सिचुएशन बिगड़ती चली गई। बदइंतजामी से नाराज फैंस ने पोस्टर फाड़ डाले। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी को सुरक्षा घेरे में स्टेडियम से बाहर ले जाया गया। इसके बाद तो बवाल और बढ़ गया। मेसी के जल्दी जाने से फैंस भड़क गए। मेसी के लिए कोलकाता में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली। दरअसल गोट टूर के तहत मेसी को देखने के लिए हजारों फैंस घंटों पहले स्टेडियम पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, नाराजगी बढ़ती चली गई। फैंस को उम्मीद थी कि वो अपने चहेते फुटबॉल आइकन को करीब से देख पाएंगे, लेकिन जब उन्हें लगा कि करीब से देखना तो दूर, वो मेसी को दूर से भी नहीं देख पाएंगे, वो भड़क गए। इसी के बाद हंगामा शुरू हो गया। नाराज फैंस ने पोस्टर, होर्डिंग्स तोड़ दिए, बोतलें फेंकी और स्टेडियम के अंदर विरोध शुरू कर दिया। स्थिति तेजी से बिगड़ती देख सुरक्षा एजेंसियों को एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। इसी अफरा तफरी के बीच मेसी को दूसरे वीवीआईपी मेहमानों के साथ कड़ी सुरक्षा में बाहर निकाल लिया गया। मेसी स्टेडियम के भीतर 10 मिनट से भी कम समय रहे। स्टेडियम के अंदर के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें तोड़फोड़, धक्का मुक्की और अव्यवस्था साफ साफ नजर आ रही है। नाराज फैंस अब रिफंड की मांग कर रहे हैं। दर्शकों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो गेट बनाया गया था, उस गेट को यहाँ पर तोड़ दिया गया है और यहाँ पर ये जो बैनर पोस्टर है वो सभी फाड़ दिया जा रहा है दर्शक द्वारा। यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के साथ इस वक्त बहस भी हो रहा है। जितने भी दर्शक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे दादा? इधर का मैनेजमेंट कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बेकार है। मेसी को नहीं देख पाया। फोटोग्राफर और ये लोग जो मैनेजमेंट का है, वो लोग ही सिर्फ घिर के खड़ा था। हम लोग को कुछ नहीं दिखा। हम चाहते रिफंड चाहते। और उनके जो चेले थे, वो लोग पूरा घेर के रखे थे मेसी को। एक झलक भी देखने को नहीं मिला। पूरा स्कैम हुआ ये, पूरा स्कैम हुआ। और इवेंट जो हुआ, मैनेजमेंट जीरो है और मीडिया तो मतलब घुस गया है पूरा। कुछ नहीं देख पाए, मेसी को एक सेकंड नहीं देख पाए। इतना पैसा देके 3 महीने से प्लान कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं हुआ। कुछ प्लान नहीं था इन लोग का, कुछ नहीं किया है। पेनाल्टी शूट आउट से शुरू करके कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ मेसी को घेर के रखे। वो लोग पर्सनली जो लोग मैदान में थे, किसी ने पैसा नहीं दिया था, सब फ्री पास में आए थे। हम लोग पैसा देके भी नहीं देख पाए, वो लोग फ्री में देख के गए हैं। पूरा नजदीक से घेर के रखे थे, हम लोग मेसी को देख भी नहीं पाए। मेन मुद्दा मेसी को देखने का था, मेन इवेंट उसके लिए था। स्टेडियम में फैंस मेसी की एक झलक को देखने के लिए आए थे, लेकिन स्टेडियम में भीड़ इतनी थी
कि वहां अव्यवस्था फैल गई। कोलकाता में एंट्री फीस की शुरुआत करीब 4500 रुपए थी। कई फैंस ऐसे भी थे जिन्होंने 12-12 हजार रुपए तक खर्च किए थे, लेकिन जब मेसी की झलक भी उन्हें नहीं मिल पाई तो वो भड़क गए। कुछ भी नहीं, बस देखने को, मेसी को देखने के आया था, शाहरुख खान को देखने के आया था। बस शाहरुख खान तो आए नहीं और मेसी थोड़ा बहुत आया, बट इतना ज्यादा उसके आसपास जो गैदरिंग था उसकी वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मोबाइल से जूम करके थोड़ा बहुत हल्का सा जितना भी देख सकते थे उतना ही बस देखने को मिला, बस उतना सही। इसलिए सारे क्राउड वो एंग्री मोड में आ गया। बस निराश, ठीक है, हाँ निराश तो सब सभी फैन निराश है। अभी देखो अभी क्या हुआ कि इसे मतलब कि इसका जो इवेंट जो मैनेज कर रहा था बहुत बुरा क्या था। मतलब कि इवेंट ठीक से मैनेज नहीं कर पाई, इसीलिए ऐसा हुआ। नहीं हुआ क्योंकि अभी देखो क्या है कि बोला कि मेसी प्लांटी शूट आउट लेगा, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऐसे 10 मिनट भी आके नहीं रहा। पहले ऐसे तो कौन मेसी को देखने के लिए आए थे, कौन चाहेगा कि वो इस मोहन बगान और डायमंड हार्बर का खेला देखे। तब भी हमने बैठ के देखा, सब सुबह 4 बजे 5 बजे आया, इतना दूर से, बहुत सारी जगह से, नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत सारी जगह से आया है। तो किस लिए आए? मेसी को देखने के लिए। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, वहाँ भी इवेंट है, बट मुझे लगा कोलकाता में ये फुटबॉल है, फुटबॉल का स्टेट है, यहाँ पे अच्छा इवेंट होगा। मैं हैदराबाद से फ्लाइट बुक करके कोलकाता में देखने आया, मेसी को एक बार भी मुझे दिखाई नहीं। 14 साल बाद लियोनेल मेसी गोट इंडिया टूर पर हैं। उनके साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद हैं। 4 शहरों में 3 दिनों तक चलने वाले इस टूर में फैन मीट और स्पेशल इवेंट भी शामिल है, लेकिन उनका पहला कार्यक्रम बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया। टूर के तहत मेसी हैदराबाद की राजीव गांधी स्टेडियम में एग्जीबिशन मैच और फुटबॉल क्लिनिक में हिस्सा लेंगे। 14 दिसंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इवेंट और एक फैशन शो आयोजित होगा। टूर का समापन 15 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ होगा। कोलकाता में मेसी देर रात करीब 2:30 बजे पहुंचे। सुबह करीब 11 बजे साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचने पर हजारों फैंस ने उनका हीरो की तरह स्वागत किया। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खिलाड़ियों के पास चलने के लिए जगह नहीं थी। इसके बाद मेसी को टनल के रास्ते बाहर निकलना पड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लियोनेल मेसी और सभी खेल प्रेमियों से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए माफी मांगी है। ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता में मेसी के इवेंट में मिस मैनेजमेंट देखकर झटका लगा। घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। स्टेडियम में मचे बवाल पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोलकाता के स्टेडियम से जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, उससे वहां के इंतजाम पर सवाल खड़े हुए हैं। अगर प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई होती तो ये बवाल टाला जा सकता था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओंकार सरकार हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। ओंकार, 10 मिनट में जश्न से हंगामे में पूरा माहौल बदल गया इस स्टेडियम का। कोलकाता में इसको लेकर जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि जिस प्रोग्राम के लिए महीनों पहले से तैयारी की गई, उसकी ऐसी तस्वीर क्यों आई कोलकाता से सामने? जी देखिए, आज जैसे कि देखा गया, लियोनेल मेसी जब मैदान पे उतरे उसके बाद उनको घेर लिया गया। काफी सारे लोग वहां पर मौजूद थे, उसमें से काफी सारे मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद थे। तो दर्शक जो स्टेडियम में गैलरी में बैठ के मेसी को देखने के लिए हजारों रुपए खर्च किए थे, उनको मेसी तो नजर आया नहीं। तो इसके बाद ही जैसे कि लगातार हंगामा शुरू हुआ और जैसे कि दर्शकों की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जितना टाइम तक उनको रहना था मैदान पे, वो उतना टाइम तक रहे नहीं, कुछ ही देर में वो निकल भी गए। तो इसको लेकर जबरदस्त बवाल हुआ और उसके बाद जैसे मेसी निकला मैदान से, तो उसके बाद लगातार तोड़फोड़ की गई युवा क्रीड़ांगन यानी कि सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर। जैसे कि अंदर में जितने भी कुर्सी थे, इसके साथ साथ साउंड बॉक्स सिस्टम थे, जितने भी टेंट लगाए गए थे, सब कुछ में तोड़फोड़ की गई और मैदान के अंदर दर्शक घुस गए और घुसते हुए लगातार तोड़फोड़ की गई। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ये पूरी जो मॉब थी, मॉब को कंट्रोल में लाने में नाकामयाब
हुआ तो उसके बाद पूरा हंगामा मच गया। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी विजुअल आए जहां से वो बोतल फेंकते हुए भी देखा गया। तो पूरी जो ये कार्यक्रम थी, ये जश्न से कहीं ना कहीं एकदम बुरी तरीके से एकदम एक अन्य घटना की तरफ तब्दील हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल तो जरूर होता है कि मिसमैनेजमेंट जो हुआ इसके पीछे पुलिस क्या सतर्क नहीं थी, क्योंकि इतने सारे दर्शक आने वाले हैं। लियोनेल मेसी जैसे इतने बड़े एक फुटबॉलर जो कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से एक माना जाते हैं, तो वो जब आ रहे थे तो उनके लिए और भी ज्यादा तैयारी करना चाहिए था। तो यही अब फिलहाल के लिए सवाल है। लेकिन पुलिस की तरफ से जो कुछ देर पहले ही कहा गया है कि इस पूरी इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर है यानी कि शत्रुघ्न दत्ता, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनको एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है। वो हैदराबाद जाने वाले थे मेसी के साथ, लेकिन उससे पहले ही उनको एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लिया गया है और उनके साथ जांच पड़ताल में यह पता चला है कि शत्रुघ्न दत्ता ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो लोग दर्शक उनसे रिफंड मांग रहे हैं वो रिफंड देने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जनता की तरफ से यह कहा जा रहा था कि उनका रिफंड चाहिए, क्योंकि कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई तो प्रीमियम टिकट 25-30 हजार तक लोगों ने टिकट खरीदी थी। लेकिन वो टिकट खरीदते हुए मेसी को ना देखने का जो देख पाने का जो गुस्सा लोगों में जाहिर हुआ, वो पूरा एकदम स्टेडियम के अंदर जाके गिरा। और तो स्टेडियम में लगातार तोड़फोड़ हुई, जैसे कि देखा गया पूरा स्टेडियम तहस नहस कर दिया गया। तो इस बारे में जैसे कि देखा गया है, राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए जो कही है कि इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है और ये जांच कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट भी पेश करेगी। इसके अलावा शत्रुघ्न दत्ता को अरेस्ट भी कर लिया गया, उससे भी पूछताछ किया जा रहा है। तो कल कोर्ट में पेशी होने के बाद उनको रिमांड में भी पुलिस मांगेगी। तो ये पूरी जो सिलसिला है, मैनेजमेंट का जिम्मेदार आखिर कौन है, इसी की पड़ताल करने के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो आगे इस जांच को बढ़ाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया उनका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रूस यूक्रेन की जंग और ज्यादा खतरनाक स्टेज पर पहुंच गई है। रूस अब सिर्फ यूक्रेन को ही टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि अब उसके निशाने पर यूक्रेन के मददगार भी हैं। रूस ने शुक्रवार को तुर्की के शिप पर अटैक किया और यह हमला तब हुआ जब पुतिन और अर्दगन के बीच मीटिंग चल रही थी। रूस ने इस हमले में ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जो इस जंग में पहले नहीं की गई थी। पुतिन की इस स्ट्रेटजी ने कैसे यूक्रेन के साथ नाटो देशों की भी टेंशन बढ़ा दी है, दुनिया के सामने कैसे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडराने लगा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने यूक्रेन पर ऐसा हमला किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। रूस ने इस तरह अटैक किया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। तुर्कमेनिस्तान में जब पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पीस मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त ब्लैक सी में रूसी ड्रोन ने तुर्की के तेल टैंकर को तबाह कर दिया। ओडेसा पोर्ट पर रूस के हमले में खाद्य सामग्री ले जा रहे एक नागरिक जहाज समेत तुर्की के 3 जहाज बर्बाद हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रूस के कामेकाजी ड्रोन ने यूक्रेन में एक तुर्की के तेल टैंकर पर अटैक किया। थोड़ी ही देर में जहाज से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। जहाज के मालिक सीएनएक्स शिपिंग ने कंफर्म किया है कि अटैक लगभग 4 बजे हुआ। हमले के बाद चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। रूस के खिलाफ युद्ध में मदद करने के लिए तुर्की के मालवाहक जहाज सेंक रोरो कीव के लिए बिजली जनरेटर ले जा रहे थे। जैसे ही रूसी सेना को इसकी जानकारी मिली, उसने तुर्की के जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। रूस का ये अटैक सबसे यूनिक है।
3 साल के युद्ध में सबसे नए तरीके का हमला किया गया। इस हमले ने यूक्रेन को, अमेरिका को और नाटो देशों को चौंका दिया है। पुतिन क्या कर सकते हैं, कितने आगे की तैयारी कर रखी है, इसका अंदाजा दुनिया में किसी को नहीं। ये जो मिसाइलें उड़ती हुई आ रही हैं, इस मिसाइल को तुर्की का कोई भी रडार नहीं पकड़ पाया। तुर्की की एयरफोर्स इस हमले को देख तक नहीं पाई। अब तक दुनिया में 3 तरीके से मिसाइल से हमले होते थे। एक बैलिस्टिक मिसाइल जो भारी भरकम होती है, हजारों किलोमीटर दूर से हमला करती है। ये मिसाइल लॉन्च होते ही पकड़ में आ जाती है। दूसरा हमला क्रूज मिसाइल से होता है, जिसमें आवाज की रफ्तार से 5 गुना 10 गुना तेजी से मिसाइल बिना ज्यादा ऊपर जाए हुए हमला करती है। ये भी एडवांस रडार में पकड़ी जाती है। तुर्की पर जो हमला किया गया है, उसमें मिसाइल खुद लॉन्च नहीं हुई, बल्कि उसे ड्रोन से जोड़ दिया गया है। ड्रोन मिसाइल को उड़ाते हुए टारगेट के पास आया। ड्रोन साइज में छोटा होता है, उसे रडार में पकड़ना मुश्किल होता है। अब तक यूक्रेन में ड्रोन से बम गिराए जा रहे थे। टैंक को ड्रोन बम से तबाह किया जा रहा था, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी मिसाइल को ड्रोन में जोड़कर इतनी दूरी पर हमला किया गया। इसकी वजह से हमला इतना सटीक था कि वो पकड़ में नहीं आया। रूस का ये एक्शन तुर्की के उस फैसले के बाद आया है जब उसने यूक्रेन को ब्लैक सी में रूसी जहाजों को निशाना बनाने की इजाजत दी। तुर्की के जहाज पर हमला रूस का सीधा अल्टीमेटम है कि जो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस यूक्रेन को इकोनॉमिक झटका देना चाहता है। जिस ओडेसा पर उसने हमला किया, वहां यूक्रेन के 3 पोर्ट हैं और यूक्रेन का ज्यादातर कारोबार यहीं से होता है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस ने पोर्ट हमलों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसके टारगेट पर फूड और कमर्शियल जहाज थे। तुर्की की शिप पर अटैक के बाद राष्ट्रपति एर्दोगन एक्टिव हो गए हैं। एर्दोगन ने पुतिन से कीव और मॉस्को के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकश की और कहा, रूस यूक्रेन में सीमित युद्ध विराम, ऊर्जा संयंत्रों पर हमले रोके जाएं, पोर्ट पर हमले रोक दिए जाएं। तुर्की चाहता है कि सीज फायर की कोशिशें बढ़ाई जाएं। ओडेसा में रूसी मिसाइलों ने तबाही मचाई, तो यूक्रेन के दूसरे शहरों का भी यही हाल है। यूक्रेनी शहरों पर पुतिन की मिसाइलें कहर बरसा रही हैं। यूक्रेनी पोर्ट पर रूस जबरदस्त अटैक कर रहा। चोर्नोमोरस्क पोर्ट पर यूक्रेनी जहाज बर्बाद हो गया। ओडेसा में रूस के ड्रोन और मिसाइलों ने तबाही मचा दी। खार्किव, सुमी, खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया और डोनेत्स्क में आग के शोले उठ रहे हैं। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। सुमी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज पर मिसाइल अटैक हुआ। गनीमत रही कि कॉम्प्लेक्स में मौजूद स्टूडेंट्स बाल बाल बच गए। रूसी T-90M टैंक, बुश मास्टर 25mm तोप और ग्रेड MLRS ने यूक्रेन के सुरक्षा घेरे को पूरी तरह से तोड़ दिया। रूस का सबसे भीषण अटैक ओडेसा में हुआ। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। हमले के बाद इलाके में कई जगह आग लग गई और कई रिहायशी इलाकों में अंधेरा छा गया। रूस यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, तो ज़ेलेंस्की की आर्मी भी जमकर पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने मॉस्को से करीब 250 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में मौजूद यारोस्लाव में रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। काफी देर तक ब्लास्ट की आवाजें सुनाई देती रही। हमले की वजह से रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ये अटैक कई घंटों तक चला और इस दौरान लगातार विस्फोटकों की आवाजें आती रही। यूक्रेनी फोर्सेस ने कुपियांस्क के कुछ हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कुपियांस्क पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। यूक्रेन के ड्रोनों ने कैस्पियन सागर में मौजूद 2 रूसी तेल रिगों पर हमला किया। यारोस्लाव में एक प्रमुख रूसी तेल रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया। यूक्रेनी हमले के बाद रिफाइनरी में उत्पादन रोक दिया गया।
यूक्रेन ने रूस के अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक किया। रूसी डिफेंस सिस्टम में 90 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। मॉस्को के शेरेमेत्येवो हवाई अड्डे ने ड्रोन हमलों को देखते हुए उड़ानों को निलंबित कर दिया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में तवेर शहर में 7 लोग घायल हो गए। एक तरफ यूक्रेन रूस के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने यूरोप में रूस के एस्टेट्स को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज कर दिया। अब रशियन सेंट्रल बैंक के एस्टेट्स में मौजूद अरबों यूरो का इस्तेमाल यूक्रेन को अपनी फाइनेंशियल और मिलिट्री जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए किया जा सकता है। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द रोकने को कहा है। ट्रंप का दावा है कि पिछले 1 महीने में दोनों तरफ से 25,000 सैनिक मारे गए। अगर ये जंग जल्द नहीं रुकी तो दुनिया के सामने वर्ल्ड वॉर 3 का संकट खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है। पुतिन से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ को 40 मिनट का इंतजार करना पड़ा। लंबे इंतजार से बौखलाए शहबाज शरीफ उस कमरे में पहुंच गए जहां पर पुतिन और एर्दोगन के बीच में मीटिंग चल रही थी। अब पूरी दुनिया में गेट क्रैश कांड की चर्चा हो रही है। ये पहली बार बिल्कुल नहीं है जब शहबाज शरीफ की पुतिन ने अनदेखी की हो। इसके बावजूद आखिर क्यों शहबाज शरीफ पुतिन से मुलाकात करना चाहते हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए। और शहबाज शरीफ को 40 मिनट बैठाई रखा पूरे वक्त के साथ। ये तारण मारण सारे 40 मिनट वो गरीब इंतजार करता रहा कि पुतिन आके मिलेगा। तंग आके फिर उसने निकलने का फैसला किया और वो वीडियो बन गई। अब उसमें 2-3 वीडियोस जो हैं वो बड़ी एम्बैरेसिंग भी हैं। एक वीडियो ऐसी शेयर की गई है कि जहां पे शहबाज शरीफ साहब अपनी पूरी काबीना के साथ बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं पुतिन से मीटिंग के लिए। 40 मिनट उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर बमा अपनी काबीना के बैठ के प्रेसिडेंट पुतिन का इंतज़ार किया और वो मीटिंग में नहीं आए। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफ़ी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी ये कहां से लाए आप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। शहबाज तुर्कमेनिस्तान पहुंचे थे, उन्हें इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की मीटिंग में शामिल होना था। इस दौरान पुतिन और शहबाज के बीच मीटिंग होनी थी, लेकिन शहबाज 40 मिनट तक खाली कुर्सी के साथ इंतजार करते रहे। 40 मिनट वेट कराने के बाद भी पुतिन शहबाज से मिलने नहीं आए। वो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ मीटिंग कर रहे थे। शहबाज 40 मिनट तक इंतजार करने के बाद बौखला गए। वो पुतिन से मिलने जबरन मीटिंग हॉल में घुस गए, जहां पुतिन तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन वो 10 मिनट के भीतर ही उस हॉल से बाहर निकल आए। इस पूरी घटना के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। एर्दोगन के साथ बातचीत खत्म करने के बाद पुतिन जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने आंखों से कुछ इशारा किया। यह सब शहबाज की मीटिंग से पहले हुआ, जिसे लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। जब शहबाज शरीफ की पुतिन से मुलाकात हुई तो उन्होंने पुतिन का हाथ पकड़ लिया। पुतिन हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहबाज ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ का दुनिया में तो मजाक बनी रहा है, पाकिस्तान की मीडिया भी उनका मजाक बना रही है। पाकिस्तान में शहबाज के गेट क्रैश का भी खूब जिक्र हो रहा है। बंगाल में बाबरी को लेकर हर दिन नया बखेड़ा शुरू हो रहा है और अब मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए मिल रहे फंड में घोटाला हो गया है। यानी चंदे को लेकर कुछ लोगों ने घोरक धंधा शुरू कर दिया है, जिसके बाद बाबरी को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। मुर्शिदाबाद में नकली क्यूआर कोड किसने लगाए हैं? बाबरी मस्जिद के लिए मिल रहा चंदे का पैसा आखिर किसके खाते में जा रहा है? इसे जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। बंगाल में बाबरी के लिए नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जुमे के दिन मुर्शिदाबाद में हजारों नमाजी पहुंच गए। यानी कल तक जिस जगह सिर्फ खाली खेत नजर आते थे, आज उन्हीं हरे खेतों के बीच सफेद पोश नमाजियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पहली कतार में जो उलेमा दिख रहे हैं, ये वही है जो बाबरी मस्जिद की नींव के दौरान भी मंच पर दिखाई दिए थे।
और इन हजारों लोगों ने बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए पैसों की बारिश कर दी। बाबरी मस्जिद के लिए जगह जगह डोनेशन बॉक्स लगाए गए, QR कोड के जरिए भी डिजिटल चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन अब इसी QR कोड के जरिए मिलने वाले चंदे में घोटाला हो गया। मस्जिद के चंदे में घोटाले का आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बंगाल में बाबरी का निर्माण करा रहे हुमायूं कबीर ने लगाए। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद के लिए लोग जो पैसा चंदा दे रहे हैं उसमें से ज्यादातर पैसा उनके पास नहीं आ रहा। हुमायूं कबीर के वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने दावा किया कि उनके ट्रस्ट की जानकारी का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने नकली QR कोड लगा दिए जिन पर स्कैन करने के बाद दान का पैसा उन लोगों के खाते में जा रहा। फाउंडेशन के उप कोषाध्यक्ष अमीनुल शेख ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद बहरामपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। हुमायूं की फाउंडेशन की शिकायत में इस बात की भी मांग की कि नकली QR कोड पर लोगों द्वारा किए गए दान को ट्रैक किया जाए, जिससे इस पूरे घोटाले का खुलासा हो सके और इसके पीछे के सभी आरोपी भी सामने आ सके। अब एक और जहां चंदे में घोटाले के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं मस्जिद को लेकर मिल रहे चंदे पर सवाल भी खड़े होने लगे। ये सवाल उठ रहा है कि इस चंदे में से विदेशों से कितना फंड आ रहा है। हालांकि हुमायूं कबीर विदेशी फंड की खबरों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जगह जगह लगाए गए डोनेशन बॉक्स, खेतों में टेंट लगाकर और QR कोड के जरिए इस चंदे को इकट्ठा किया गया। विदेश से कोई फंड नहीं आया, एक पैसा भी नहीं आया, अपने का कोई चांस ही है नहीं। जो बैंक को जो सिस्टम में पैसा आने का बात था वो नहीं कर पाया। तो मेरा स्टेट का, मेरा इंडिया का जो आदमी मेरे को पैसा दे के मदद किया वो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा हो गया। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और चुनाव से ठीक पहले बाबरी को लेकर जो सियासी टक्कर देखने को मिल रही है, उसके पीछे मुस्लिम वोट का बड़ा चक्कर नजर आ रहा है। एक फिल्म ने पाकिस्तानी सरकार ISI आतंकी नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। जो लोग धुरंधर फिल्म देखकर आ रहे हैं वो रहमान डकैत, हमजा, चौधरी असलम के बारे में सर्च कर रहे हैं। क्या जैसा फिल्म में दिखाया गया था वो सच है? क्या सच उससे भी ज्यादा धुआंधार है? आज पाकिस्तान के लियारी में कौन राज कर रहा है? कैसे एक सीक्रेट मिशन ने पाकिस्तान में ISI बनाम गैंगस्टर वॉर को शुरू कर दिया है? आपको असली सीन, असली गोली, असली किरदार, असली डायलॉग और असली कहानी बताते हैं, जिसकी शुरुआत होती है लियारी में किसी बाहरी के आने के बाद। कराची में कहां हिंदुस्तान मौजूद है? लियारी की किस गली में कौन सा था बंदा हिंदुस्तानी? ये सवाल आज भी लियारी की आंखों में नजर आता है। लियारी को दुनिया रहमान डकैत के लिए जानती है, रहमान डकैत और SP चौधरी असलम के लिए जानती है। एक तरफ रहमान डकैत था जो किसी से नहीं डरता, जो सरेआम ऐलान करके जान लेता, दुश्मनों को चुन चुन कर मारता। एक तरफ चौधरी असलम जो डंके की चोट पर बदला लेने का ऐलान करता और डंके की चोट पर बदला भी लेता। शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। लियारी में जब चौधरी का सामना रहमान से होता है, पुलिस के सामने डकैत आता, तो एक गोली का जवाब 10 गोलियों से दिया जाता। पूरा लियारी धुआं धुआं हो जाता। पाकिस्तानी रहमान डकैत को अब हिंदुस्तान भी पहचान गया है। लेकिन अगर आप लियारी में किसी से रहमान डकैत का पता पूछेंगे तो हो सकता है आपको करारा जवाब मिले, क्योंकि लियारी में रहमान की पहचान डकैत नहीं सरदार वाली है। रहमान डकैत उर्फ सरदार अब्दुल रहमान बलोच इतना पावरफुल था, उसके सामने सरकार और पुलिस दोनों नहीं आते थे। जो भी सामने आता उसको रहमान मलिक की कसाई नुमा मौत मिलती। रहमान मलिक आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो SP चौधरी असलम को लियारी भेजा गया
एसपी चौधरी की कितनी दहशत थी, इसकी कहानी आज भी पाकिस्तान में गूंजती है। चौधरी असलम को भी रहमान डकैत से दूर रहने के ऑर्डर दे दिए गए थे। एसपी असलम ने भी रहमान डकैत से मिली बेइज्जती को स्वीकार कर लिया था, लेकिन लियारी में, कराची में, सिंध में फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने लियारी की सारे नियम कायदे बदल डाले। रहमान डकैत मर चुका है, लेकिन उसका घर आज भी लियारी के लिए सरदार का किला कहलाता है। साल 2014 आते ही पाकिस्तान की तस्वीर बदलने लगी। चौधरी असलम की कार में ब्लास्ट होता है और वो मर जाता है। इससे पहले चौधरी असलम पर 9 बार जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन हर बार वो बच गया था, मगर इस बार मौत ने बचने का मौका नहीं दिया। असलम चौधरी की मौत पर लियारी में जश्न मना था, क्योंकि जब चौधरी असलम ने रहमान डकैत को मारा था तो उस वक्त लियारी ने बदला लेने की कसम खाई थी। लियारी का मानना है, सिंध पुलिस का मानना है, चौधरी असलम के परिवार वालों का मानना है, लियारी में कोई ऐसा था जिसने पाकिस्तान में गैंगस्टर को आईएसआई के खिलाफ कर दिया। आतंकवाद और गैंगस्टर का नेटवर्क तोड़ डाला। दुश्मनी इतनी बढ़ गई, खुद रहमान मलिक ने आईएसआई के एजेंट को अपने हाथों से मारा था।